बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। जो पिछला वीडियो था उसमें कई सारी जानकारियां आपको इंटरव्यू के गाइडेंस से रिलेटेड मिली हैं। उन वीडियोज़ में आपको इंटरव्यू के जो जनरल एडिकेट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। लेकिन एक जो जानकारी थी वो नहीं दी गई है अभी तक, कि जो कि इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में स्पेशल होगी, वो है डेमो क्लास। यानी आप जो 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट का जो डेमो क्लास या माइक्रो टीचिंग का एक डेमो देंगे, वो क्लास आपकी कैसी होगी, उसके कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं कई चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है वो उसी चीज़ पे बेस्ड है कि आपका डेमो क्लास कैसे होगा, आप कैसे अपने डेमो क्लास को बेहतर बना सकेंगे, जो डेमो क्लास के बेसिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो ये वीडियो बेसिकली एक लाइव मीटिंग की गई थी। आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें से कुछ के साथ एक लाइव मीटिंग की गई थी और उनके मीटिंग के दौरान ये कुछ चर्चाएं की गई थी। उनकी रिकॉर्डिंग को रीटच करके मैं यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो हो, बट साउंड क्वालिटी इज़ गुड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू bear with the low video quality but with the high value of the content. सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली किन किन बातों की चर्चा करेंगे उसका मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप जो अपने इंटरव्यू में डेमो क्लास देंगे उसकी बेसिक्स रखी जा सकेगी और आप अपने डेमो क्लास के लिए डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग थी उसमें क्या क्या बातें डिस्कस की गई थी। अभी जो है आप अपने इंटरव्यू को कैसे बेहतर बनाएं, उसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि डेमो क्लास कैसे लेंगे, 2 मिनट का होगा कि 5 मिनट का होगा या 7 मिनट का होगा। 7 मिनट में कैसे हम लोग जो है पूरे कंटेंट को शेयर कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी इंटरव्यू जो है डेमो सारे पैनल में डेमो क्लास नहीं होगी। हो सकता है किसी पैनल में हो सकता है सब में हो सकता है किसी में भी ना हो। लेकिन आपको तैयारी अपनी रखनी होगी कि अगर डेमो क्लास के लिए बुलाया गया तो आप वो अच्छे से दे सकते हैं। तो डेमो क्लास अगर 15 मिनट का इंटरव्यू होता है तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक ए माइक्रो टीचिंग और माइक्रो क्लास, बहुत छोटी क्लास होगी, 5 मिनट की क्लास होगी। इस क्लास में आपको अपने आप को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है। अगर आप अपने आप को इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बुरा बनेगा। ठीक है, और आप अगर टीचिंग करने जा रहे हैं और आप में टीचिंग का स्किल नहीं है तो उसके कारण हो सकता है कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़े और आपके परफॉर्मेंस जो है थोड़े से बिलो चले जाएं, आपके मार्क्स जो है उसके हिसाब से थोड़े कम कर दिए जाएं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूं जिससे कि आप जो है अपने डेमो क्लास को तैयार कर सकते हैं। और अ, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि कैसे एक डेमो क्लास बनाएंगे। मैं एक छोटा सा डेमो क्लास 5 मिनट का लेके भी आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके से आपको डेमो क्लास लेना है। बट डेमो क्लास में जाने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेना जरूरी है। बहुत छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है आपने पहले से इसको पढ़ा हो या हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, बट वो काफ़ी छोटी चीज़ है। इसको अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो आपकी क्लास होगी वो काफ़ी इफेक्टिव होगी, काफ़ी अच्छी होगी और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है एनिशियंट टाइम में जो टीचिंग होती थी या अभी जो रिसेंट सिनेरियो है टीचिंग का वो थोड़ा बदल गया है। ठीक है, पहले जो है टीचिंग पे फोकस होता था, है ना। टीचिंग का क्या मतलब है, हम लोग जो पढ़ाते हैं तो हम लोग देखते होंगे कि कई सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। ऑब्वियसली होता होगा, तो उनको कोई मतलब नहीं होता है कि वेदर यू गॉट समथिंग और नॉट, यू डिड you understood the problems, you understood the concept or not. They don't bother about it, they just come, they deliver whatever they have prepared and they just go. ठीक है, तो पहले जो है सिर्फ टीचिंग हुआ करती थी। तो पहले की परंपरा टीचिंग की परंपरा थी जहाँ पे पढ़ाना जो है वो मेन उद्देश्य होता था। ठीक है, और अभी जो रिसेंट सिनेरियो है वो टीचिंग लर्निंग हो गया है। ठीक,
तो पढ़ाना है और उससे सिखाना है। अगर लर्निंग नहीं हुई है तो उस टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि जैसे कि लर्निंग भी हो। तो नाउ द करेंट प्रैक्टिस इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग। ठीक है, आपको पढ़ाना है और उस पढ़ाने से लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस चीज़ को, टीचिंग लर्निंग को इंश्योर करने के लिए अभी जो है आउटकम बेस्ड एजुकेशन उसको प्रोपेगेट किया गया है। तो करेंट टीचिंग मेथड जो है, जिसको एनबीए वाले या एआईसीटी या कोई भी अभी जो करेंट मेथड है, वो यही है कि हम लोग आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करें। तो आप जो डेमो क्लास लेंगे वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को फोकस करते हुए लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो इंटरव्यू पैनल में आपको जज करने के लिए आएंगे वो आपके डेमो क्लास से जान जाएंगे कि आप में टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, और आपको वो काफ़ी मार्क्स जो है वो अवार्ड करेंगे उसके एवज में। ठीक है, तो मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें कुछ कुछ बातें करता हूँ, और इससे आप लोगों को कुछ लर्निंग आज होगी, और उसके हिसाब से जो है आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, जब हम, हमारा मेन फोकस क्या है, अब टीचिंग पे फोकस नहीं, हमारा फोकस लर्निंग पे है कि अगर हम टीचिंग करते हैं तो उससे लर्निंग होनी चाहिए। तो वी हैव टू फोकस ऑन लर्निंग। ठीक है, और इस लर्निंग को हम लोग मेजर कर सकें। ठीक, ऐसा लर्निंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको जज करने के लिए इसका एक मेजरमेंट स्केल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जिसमें हम आउटकम को मेजर कर सके। आउटकम का मतलब हो गया लर्निंग। अगर लर्निंग हुई है तो हम कहेंगे कि वो आउटकम जो है अचीव हो गया है। ठीक है, तो करेंट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग टीचिंग लर्निंग के बाद आउटकम को मेजर करते हैं कि सही में वो आउटकम कंप्लीट हो पाया है या नहीं हो पाया है। ठीक है, तो पहले जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये टीचर ओरिएंटेड होते हैं, एंड आउटकम्स आर, लर्निंग आउटकम एक वर्ड होता है, लर्निंग आउटकम, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि लर्निंग आउटकम क्या है। आपको लर्निंग आउटकम ही सीखना है। लर्निंग आउटकम जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि अगर कोई टीचर अपनी क्लास लेना चाहता है तो टीचर अपने हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि मुझे ये पढ़ाना है। जैसे आज के क्लास में मुझे आपको 3 डोमेन ऑफ लर्निंग पढ़ानी है, ये मेरी ऑब्जेक्टिव हो गई कि मैं ये पढ़ा के आऊँगा, चाहे आप समझें या ना समझें। उसके बाद मैं आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन पढ़ाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो ये मेरी ऑब्जेक्टिव हो गई कि मैं इसको पढ़ा के आऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी लर्निंग आउटकम यानी आपके पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं तो पढ़ा दूंगा, आपने ये सीखा है कि नहीं सीखा है उसको मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। मेरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गई क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। ठीक, लेकिन आपने वो सीखा है कि नहीं वो तब कंप्लीट होगी जब मुझे ये पता चलेगा कि लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव हुई है कि नहीं। तो अब मुझे आपके रिस्पेक्ट में लर्निंग आउटकम लिखना होगा। ठीक है, तो मुझे ये लिखना होगा, on successful completion of this class you will be able to write the 3 domains of learning। ठीक, तो आप जो है इस क्लास को, अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी जो मैं सेशन ले रहा हूँ, इस सेशन के कंप्लीट करने के बाद आप 3 डोमेन ऑफ लर्निंग को इनलिस्ट कर पाएंगे या उसका नाम लिख पाएंगे। ठीक, तो मैं अब क्लास के बाद आपसे पूछूंगा कि आप जो है 3 लर्निंग डोमेन के नाम लिख के दिखाइए। अगर आप वो लिख देते हैं तो मैं कहूँगा कि ये आउटकम अचीव हो गया। ठीक है, पहली आउटकम ये थी कि आप इस क्लास के बाद 3 डोमेन्स के नाम लिख पाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आप पे फोकस किया कि मुझे ऐसा पढ़ाना है कि आप वो 3 नाम लिख पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लर्निंग आउटकम कहेंगे कि आप उस चीज़ को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो क्लास के एंड में या सेशन के एंड में जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है उसको हम लोग आउटकम कहते हैं, और ऐसे आउटकम्स वो होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं क्लास के या सेशन के खत्म होने के बाद। ठीक है, तो मैंने नाप लिया कि आप 3 नाम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। तो आपका जो डेमो क्लास होगा उसमें आपको लर्निंग आउटकम लिख के लेके जाना होगा, और वहाँ पे क्लास के स्टार्ट में आपको लर्निंग आउटकम ही डिफाइन करने होंगे। तो कैसे करना होगा वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली टीचर ओरिएंटेड होते हैं, बट आउटकम्स जो हैं वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं। तो हम लोग को स्टूडेंट ओरिएंटेड होना है कि मैं इतना पढ़ाऊंगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट कितना सीखेगा
वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट यू विल बी एबल टू लर्न दैट इज एक्सपेक्टेड एज लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो अभी जो सेशन है उसमें आप लोगों को ये लर्निंग के डोमेन्स के बारे में पहले बताया जाएगा और फिर हम लोग लास्ट में लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो क्या होता है, बताइए, हम लोग में क्या चेंजेस आते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे सर। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप कोई लैब करते हैं तो लैब का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद आप क्या सीखते हैं? तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होगा सर, मतलब किस तरीके से प्रैक्टिकल डेली नॉलेज लाइफ में गेन, यूज। आप उसी चीज को फिर से कर पाएंगे, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है ना। तो लर्निंग होने से क्या होता है कि जो लर्नर होते हैं उनमें डिजायरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लर्निंग एक कैटेलिटिक प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग, जिसमें कि कैटलिस्ट की तरह आपके अंदर कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। आपकी बिहेवियर बदल जाएगी, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका स्किल बदल जाएगा, आप जो है आपके एक्शंस बदल जाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग जो है वो चेंजेस लाती है किसी भी इंसान में, किसी भी लर्नर में। हाँ, तो ये लर्निंग जो है 3 डोमेन में हो सकता है। लर्निंग किस तरीके से हो सकता है? आप जो है किसी चीज को पढ़ सकते हैं, रीड करेंगे, उससे भी लर्निंग होगी। किसी फॉर्मूले को याद करेंगे, वो भी लर्निंग का एग्जाम्पल है। किसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक लर्निंग है, ठीक है। तो लर्निंग कई तरीके से हो सकता है, इसके कारण आपके अंदर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, ठीक है। एक रिइंफोर्स्ड प्रैक्टिस के कारण आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आती है, ठीक है। तो ये सारे जो है लर्निंग के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और लर्निंग 3 डोमेन में होती है, 3 तरीके से लर्निंग हो सकती है। तो पहली जो लर्निंग होगी वो कॉग्निटिव डोमेन में होगी, दूसरी इफेक्टिव डोमेन में, और तीसरी साइकोमोटर में होगी, ठीक है। तो आप जो अपना लर्निंग आउटकम लिखेंगे, मेनली आपको कॉग्निटिव में ही फोकस करना है। इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन जो है ये हायर डोमेन्स हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेन ज़्यादातर बात हमारी जो होगी वो आज कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम सबको दिख रहा है ना अच्छे से? देखिए, तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है, इफेक्टिव डोमेन क्या है और साइकोमोटर डोमेन क्या है, इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर एक टीचर किसी चीज़ को पढ़ाता है, टीच करता है, तो 3 तरीके के नॉलेज उससे गेन हो सकते हैं, 3 तरीके की लर्निंग हो सकती है, इधर कॉग्निटिव और इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब है कि हम किसी चीज़ को जान जाते हैं, तो हमारी नॉलेज जिससे बढ़ जाएगी उसको कॉग्निटिव डोमेन कहेंगे। जैसे कि हम अगर किसी प्रॉब्लम को समझ लें, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाए, या कोई फार्मूला डिराइव करना सीख जाए, या उसको अप्लाई करना सीख जाए, तो ये सारे कॉग्निटिव डोमेन के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने अगर न्यूटन्स लॉ को पढ़ा और पढ़ के मैं समझ गया, उस चीज़ को मैं कहीं अप्लाई करने लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी नॉलेज की लेवल है वो बढ़ गई है। तो नोइंग इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। और इफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है ये हायर लेवल डोमेन होता है। ये जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तब आपके अंदर एक बिहेवियर चेंज होता है। जैसे आप अगर बीटेक करते हैं या आप कोई मोरल क्लास करते हैं, एथिक्स की क्लास करते हैं, तो आपके अंदर वैल्यूज जनरेट होते हैं, ठीक है, आपकी एटीट्यूड बदल जाती है। आपने बीटेक किया तो बीटेक करने से पहले जो है क्या होता है, जो इफेक्टिव डोमेन होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म में डेवलप होता है, ठीक है। तो एक छोटे से क्लास में आप इफेक्टिव डोमेन को नहीं करा सकते हैं, ये एक टाइम ड्यूरेशन वाली प्रोसेस है। तो मोस्टली जो है आपकी क्लास से कॉग्निटिव लेवल ही बढ़ेगी। इफेक्टिव लेवल जो है, जैसे 4 साल आपने बीटेक किया, उसके बाद आपकी एटीट्यूड बदल गई, आपके इंटरेस्ट बदल गया। आप अगर सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं तो आपका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हो जाता है और आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। आपने पूरे बीटेक में आप टाइम का मैनेजमेंट सीख जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बदल जाती है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे चेंजेस जो हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को इफेक्टिव डोमेन कहते हैं, यानी आपकी फीलिंग बदल जाती है जो कि आपको प्रभावित करती है, ठीक है। तो ऐसी लर्निंग जो आपको अंदर तक प्रभावित कर दे, चेंज कर दे, दैट इज अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो इससे इस तरीके के चेंजेस आपके अंदर देखे जाते हैं। और साइकोमोटर का मतलब होता है, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक, तो मोटरसाइकिल चलाने से कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है, ठीक है। तो ऐसे नॉलेजेज अगर आपको मिलते हैं तो वो साइकोमोटर डोमेन होंगे। तो जैसे अगर आप कोई लैब कर रहे हैं तो उससे प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग स्किल सीखते हैं,
असेंबलिंग, पेंटिंग, ये सब जो है जिससे हाथ पैर चला के आप कुछ करना सीख जाते हैं। ठीक है, जिस मतलब कुछ करके आप डूइंग हो गया, इसमें आप कुछ काम करते हैं, कोई एक्शन करते हैं और उससे अगर कोई चीज सीखते हैं तो उससे आपकी साइकोमोटर डोमेन में लर्निंग होती है। ठीक है, तो आप बेसिकली जो आप अभी पढ़ाने जाएंगे उससे आप नॉलेज की बात करेंगे। वहाँ आप न तो लैब कराएंगे न किसी को एथिकल वैल्यूज सिखाएंगे। तो हम लोग कॉग्निटिव डोमेन में ही अभी अपने आप को रखेंगे। ठीक है, तो इस 3 तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सकती है। तो अभी आप लोग किसके अंदर है और किस पे फोकस करेंगे? कॉग्निटिव डोमेन पे। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको इस तरीके से भी लिखा गया है। कॉग्निटिव का मतलब नॉलेज हो गया। KSA अगर हम लोग याद रखेंगे तो KSA इज कॉल्ड कॉग्निटिव से नॉलेज, साइकोमोटर से स्किल्स। ठीक है, जैसे मुझे अगर कढ़ाई बुनाई आ गया या पेंटिंग करना आ गया तो वो साइकोमोटर का एग्जांपल हो गया। गाड़ी चलाना आ गया तो वो भी साइकोमोटर डोमेन हो गया। मैंने न्यूटन्स लॉ सीख लिया, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ ली और उसको जान गया, उसको अप्लाई करने लगा कहीं, तो वो मेरी नॉलेज बढ़ी है। और इफेक्टिव डोमेन में मेरी एटीट्यूड बढ़ गई है। तो KSA जो है उसका शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक, अब जो है हम लोग बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ऊपर। ब्लूम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी एक टेक्सोनोमी है कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। यानी जो आपके नॉलेज स्किल है, कॉग्निटिव डोमेन जो है उसमें उसमें भी कुछ सब डिविजन्स हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं। इनको ब्लूम्स नाम के, बेंजामिन ब्लूम नाम के एक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये टेक्सोनोमी को प्रोपेगेट किया था, प्रतिपादित किया था। तो उनके हिसाब से जो है हमारी थिंकिंग या हमारी नॉलेज कैसे बढ़ती है, तो ये ओल्ड टेक्सोनोमी है, दिस इज द ओल्ड मेथड। अभी अभी जो है रिवाइज होके आ गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी। ये जो है ओल्ड टेक्सोनोमी थी। उसमें बताया जाता है कि सबसे लोअर लेवल में नॉलेज होता है। यानी आप अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो पहले आपको नॉलेज गेन होता है, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, यानी उस चीज का आप जो है समराइज कर पाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, मतलब आप उसको छोटे में लिख पाते हैं। जैसे आप शुरू में कोई किताब पढ़ते हैं तो पूरे किताब को आप समराइज नहीं कर पाएंगे। आप उस पूरे किताब को कहा जाए कि 2 पेज में लिख दीजिए तो आप नहीं लिख पाएंगे। या आपने अगर कोई काम खूब अच्छे से किया है, जब तक आपको कंप्लीट आइडिया नहीं होगा तब तक आप उसकी समरी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपकी नॉलेज बढ़ेगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगी, उसके बाद आप जो है उस चीज को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना सीख जाते हैं तो उन चीजों को एनालाइज करेंगे। यानी जैसे अगर आप स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं तो पहले उस पर आप अगर सिविल इंजीनियर हैं तो फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स पे, और एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप अपने स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं कि उस पर एक टाइप का फोर्स लगने से क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है। जब आप उस चीज को अच्छे से अप्लाई करना सीख जाते हैं तो आप स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, कुछ नया चीज बना सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, और तब आप इवेल्युएशन कर सकते हैं। यानी जो चीजें बन गई हैं उनको उनकी उनकी दक्षता क्या है, उन सब चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव लेवल की जो नॉलेज है वो ग्रेजुअली इस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, तो आप जो है लोअर से हायर की ओर जाएंगे। हाँ, तो आपका जो लर्निंग आउटकम होगा वो इसी तरीके से होगा कि आप सीधे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ पढ़ा के आप सीधे इवेल्युएशन स्टेज पे पहुंचा दीजिए। ये जो है हायर लेवल का होता है। ठीक है, तो ये पुरानी ब्लूम्स टेक्सोनोमी थी, अभी थोड़ी सी ये चेंज हो गई है। तो अभी जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में ये वर्ड्स जो है वो थोड़े अलग हो गए हैं। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो कैसे बढ़ेगा? रिमेंबर से। आप सबसे पहले क्या करते हैं, किसी चीज को याद करते हैं। तो जैसे 2 जोड़ 2 4 होता है, 4 जोड़ 4 8 होता है। या 4 गुने 2, हम लोग बचपन से क्या बोलते हैं, पहाड़ा याद है या नहीं है, ABCD याद है तो सुनाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज हमारा जो लर्निंग का होता है कॉग्निटिव डोमेन में, वो रिमेंबर का होगा। उसके बाद हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों 2 गुने 2 4 होता है, क्यों 2 गुने 4 जो है वो 8 होता है। पहले तो रट जाते हैं, फिर सीखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। तो उन चीजों को हम अब समझ के ये करते हैं, तब फिर हम नहीं भूलते हैं। तो अगर हम रिमेंबर करते हैं तो हो सकता है जल्दी भूल जाए, लेकिन अगर अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो वो चीजें हमें हमेशा के लिए रिमेंबर हो जाती है। ठीक है,
और अगर हमने अच्छे से सीख लिया है तो उस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसके बाद क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ उससे बना सकते हैं, कुछ मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है लोअर से हायर लेवल में ये टेक्सोनॉमी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो आप जो है अपने क्लास में जो भी चीज़ें सिखाएंगे तो लोअर लेवल में रहेंगे। ठीक है, इन लेवल्स में रहेंगे, आप इन लेवल्स में नहीं पहुंचेंगे। यानी आपकी जो क्लास होगी उसमें इस तरीके के आउटकम्स को अचीव करने के लिए आपको नहीं लिखना है, आपको लोअर लेवल के आउटकम्स को अचीव करने लायक चीजें लिखनी है। मैक्सिमम रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई तक का रखना है। ठीक, तो अब जो है ये इसमें कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं। ठीक, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है इसमें कुछ एक्शन वर्ब होते हैं। जैसे रिमेंबर, अगर आपने याद किया है तो याद करने को आप कैसे मेजर करेंगे? मान लीजिए आपको कुछ याद हो गया, उस चीज को कोई चाहता है कि मैं मेजर कर सकूं, तो उसके लिए एक्शन वर्ब कैसे लिखेंगे हम लोग? डिफाइन। अगर अगर मैं कहूंगा कि न्यूटन्स लॉ को आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, या जो पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स थ्योरी है, हाँ, यूलर्स थ्योरी ऑफ बेंडिंग है, उसको डिफाइन कर दीजिए, स्लेंडरनेस रेशियो को डिफाइन कर दीजिए। तो अगर आप उसका डिफिनीशन बता देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि मेरी मेजरमेंट हो जाती है कि आपने उस चीज को याद कर लिया है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैं अगर एक बीम दे देता हूं यहाँ पे, ठीक, ये बीम मैंने यहाँ बना दिया, और यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बीम किस टाइप की बीम है, बताइए कौन से टाइप की बीम है? सिंपली सपोर्टेड। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यानी आप पहचान पा रहे हैं, यू कैन आइडेंटिफाई दिस बीम बेस्ड ऑन द डायग्राम। तो आपने इसको याद किया है या समझा है, जो भी है, आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं मतलब वो आपकी रिमेम्बरिंग इस पे है। तो रिमेम्बर के लिए हम लोग इन एक्शन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कहा जाएगा कि लिस्ट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, 4 चिड़ियों के नाम लिख दीजिए, 4 फल के नाम को लिस्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर आप वो लिस्ट कर देते हैं, या फिर भारत के नक्शे में बिहार को दिखाइए, लोकेट कीजिए, मैच द फॉलोइंग्स, तो इन सब चीजों से जो है आपकी रिमेम्बरिंग स्किल को मेजर करने की बात की जाती है। तो आप रिमेम्बरिंग स्किल में इन चीजों को लिख सकते हैं, ये आपके एक्शन वर्ब्स हो गए। ठीक है, तो इनके साथ लर्निंग आउटकम्स आपको लिखने होंगे। मैं धीरे धीरे इनको बताऊंगा कि कैसे लर्निंग आउटकम में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में आपने उस चीज को समझा है कि नहीं, उस चीज को समझने के लिए आपको कहा जाएगा कि अगर आप 2 चीजों को कंपेयर कर पाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप समझ गए हैं। 2 चीजों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि आपने समझ लिया है। वो किसी फॉर्मूले को किसी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। डिफरेंशिएट कर देंगे, डिस्कवर कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अगर आप किसी चीज को एस्टिमेट कर उसको समझ गए, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, या उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अप्लाई के अंदर भी इसी तरह से बहुत सारे ये एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक है, अगर आप ये चीजें कर लेंगे इसका मतलब आप उन चीजों को अप्लाई करने में सक्षम है। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को एनालाइज जो है हायर डोमेन है, तो मैं इन सब चीजों को ज्यादा नहीं बताऊंगा। इनके भी ये एक्शन वर्ब्स हैं, यहाँ तक आपको अभी नहीं जाना है। आप जब आगे टीचिंग में आएंगे तो आपको इनकी ट्रेनिंग मिलेगी, तब आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली मैं अभी लोअर लेवल के ही डोमेन्स के बारे में बात करूंगा। तो ये एक्शन वर्ब्स हैं जिनका यूज आप लोग कर सकते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करने में। तो अब हम लोग बात करते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन। लर्निंग आउटकम्स कितनी अचीव हुई है उस पर अगर हम फोकस करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अब लर्निंग आउटकम नाम का एक वर्ड आता है। तो आप किसी भी क्लास को अगर पढ़ाने जाते हैं तो क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम बताना पड़ता है। जैसे कि पहले हम लोग क्या बोलते थे कि आज के क्लास में हम लोग ये बात करेंगे, तो अब हम लोग उस तरीके से नहीं बोलते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि अभी जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद जो है आपके लर्निंग आउटकम्स ये होंगे, आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं लर्निंग आउटकम्स और डैश देके लिखते हैं ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू memorize this, will be able to identify this, will be able to differentiate this। ठीक है, तो वो हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो हम हर क्लास के अब इंट्रोडक्शन के बदले हम लोग लर्निंग आउटकम लिखते हैं, और लर्निंग आउटकम इटसेल्फ डिस्क्राइब्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखने से अच्छा है कि हम अगर लर्निंग आउटकम लिख दें तो उससे हमारी पूरी ओवरव्यू हो जाती है पूरे टॉपिक की, कि हम आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा जो सेशन होगा वो लर्निंग आउटकम से स्टार्ट होगा। आप लोग जो 5 मिनट का टीचिंग करेंगे वहाँ पे जाते ही सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम लिखनी होगी। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो 3 लेवल्स हैं, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। और जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, लोअर ऑर्डर एबिलिटी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई। तो हम लोग अभी जो सेशन लेंगे 5 मिनट का, उसमें सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के अचीवमेंट के ऊपर बात करेंगे, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और मैक्सिमम अप्लाई तक। अप्लाई हो सकता है कि इस लेवल तक हम नहीं भी पहुंचे अपनी क्लास में, तो हम लोग सीधे इस लेवल तक पहुंचने लायक ऐसा कोई लेक्चर अपना तैयार नहीं करेंगे। हम जो भी तैयार करेंगे वो सिर्फ इस डोमेन में रहने तक करेंगे। ठीक है। तो हायर ऑर्डर जो है, इस हायर ऑर्डर को, इसको हम लोग अभी फॉरगेट करेंगे और लोअर ऑर्डर के अचीवमेंट की ओर बात करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होता है और उसकी एक ऑब्जेक्ट होती है, नाउन होती है। तो इसमें होता है, इसमें लिखा जाता है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये स्टार्ट हो। हमारी क्लास होगी, जब हम जाएंगे वहाँ डेमो क्लास देने, तो सबसे पहला लाइन हमें ये लिखना होगा कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, एलओ। ठीक है। ILO भी लिखते हैं, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, मतलब ये इंटेंडेड किया जा रहा है, इंटेंड किया जा रहा है कि इतनी लर्निंग अचीव होगी। तो ILO या LO लिखा रहता है, इसको लर्निंग आउटकम लिखेंगे। लर्निंग आउटकम के नीचे लिखना होगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन, क्योंकि आप सेशन लेंगे, कॉमा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, या इतना को आप बोल सकते हैं, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। अब यहाँ डैश देके आपको 1 नंबर में लिखना है, डिफाइन समथिंग, डिफाइन डैश डैश डैश। 2 नंबर में लिखना है इन लिस्ट 4 एग्जाम्पल्स, 4 टाइप्स ऑफ समथिंग, 4 टाइप्स ऑफ इंजिन्स। तीसरा लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है। तो ये हमारे 3 लर्निंग आउटकम्स हो गए, यानी इस क्लास को, इस सेशन को करने के बाद स्टूडेंट्स ये चीज़ कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये चीज़ कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और ये चीज़ कर पाता है कि नहीं। तो इसमें ये स्टार्ट होगा एक्शन वर्ब से। ठीक है। देखिए, पहला जो लर्निंग आउटकम कभी भी होगा, डिफाइन, इसका मतलब क्या है, किसी एक्शन को बता रहा है। ही विल बी एबल टू इनलिस्ट, यानी वो ऐसा कर पाएगा, वो डिफाइन कर पाएगा, वो इनलिस्ट कर पाएगा, वो डिफरेंशिएट कर पाएगा। ठीक है। तो जितने भी लर्निंग आउटकम्स हम लोग लिखेंगे वो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो एक्शन वर्ब से स्टार्ट करना है, तो एक्शन वर्ब मैंने अभी आप लोगों को बताया है उधर पीछे कि रिमेंबर में कौन सा होगा, अंडरस्टैंड में क्या होगा, अप्लाई में क्या होगा। तो उनमें से खोज गए अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब, या अपने आपसे भी आप एक्शन वर्ब लिख सकते हैं, खोजने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपका एक्शन वर्ब ऐसा होना चाहिए जो मिजरेबल हो। एक्शन वर्ब मस्ट बी मिजरेबल, यानी हमारा लर्निंग आउटकम में जो हम लिखते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो मिजरेबल हो। अब कोई लिख देगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन फलाना, तो एक्सप्लेन का कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर वो 1 लाइन में बोलता है तो भी कहेगा कि नहीं नहीं मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई 5 लाइन बोलता है तो भी कहेगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये भी मैं भी एक्सप्लेन किया हूँ। कोई 10 लाइन बोलेगा तो कहेगा नहीं, वो 5 वाले ने जो है एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने 10 लाइन बोला है इसलिए वो एक्सप्लेन कहा गया। तो एक्सप्लेन, इलेबोरेट, अंडरस्टैंड, ये चीजें जो है वो मेजर नहीं होती है। जैसे अगर कोई कह दे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हो सकता है वो कहे कि नहीं नहीं मैं इसका फॉर्मूला याद कर लिया हूँ, मैंने समझ लिया। ठीक। या मैं इसके फॉर्मूले को याद कर चुका हूँ, मैं इसके डेफिनेशन को याद कर चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ। तो अंडरस्टैंड को मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन डिफाइन को मेजर किया जा सकता है। अगर आप पूरी तरह उसको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं तो इसका मतलब आपने रिमेंबर किया, तो वो क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। अगर मैं लिख दूंगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, वो चिड़ियों के 4 नाम जो हैं वो लिख सकता है, इसको मेजर कर लूंगा। अगर वो 3 लिखेगा तो मैं कहूंगा कि ये आपका आउटकम अचीव नहीं हुआ है, आपने नहीं सीखा है। ठीक। तो ऐसा एक्शन वर्ब होना चाहिए जो कि मेजरेबल हो। तो हम लोग को अपने एक्शन वर्ब्स, जो लर्निंग आउटकम लिखेंगे आप लोग, मैक्सिमम जो 5 मिनट की क्लास होगी उसमें 1 या 2 लर्निंग आउटकम आपको लिखना है। ठीक। 3 लर्निंग आउटकम तक भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में आप बहुत चीजें नहीं सिखा सकते हैं। तो 1 या 2 लर्निंग आउटकम तक अपने क्लास को सीमित रखिए। 5 मिनट में आप, जैसे मान लीजिए आप, हो सकता है 5 मिनट में आप ये बताएंगे कि मैं
आज आप लोगों को स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो में आप 5 मिनट में कितना बता पाएंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या है और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख देंगे कि on successful completion of this session, students will be able to define slenderness ratio, will be able to enlist the factors on which slenderness ratio depends। ठीक है, उसके बाद आप जो है स्लेंडरनेस रेशियो का डेफिनेशन लिखेंगे, उनको समझाएंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है। वो एल और रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिपेंड करती है, यानी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी और उसके लेंथ पे डिपेंड करती है स्लेंडरनेस रेशियो। तो इतनी चीज़ें आप 5 मिनट में अच्छे से समझा दीजिए। तो जो आपकी माइक्रो टीचिंग की क्लास होगी 5 मिनट की, उसका अगर आपको 5 मिनट्स का माइक्रो टीचिंग करना है तो इसमें 3 डिविजन्स होंगे। ठीक है, जो जो पहला पार्ट होगा वो 1 मिनट का होगा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन 1 मिनट में आप ये लर्निंग आउटकम्स वगैरह लिख देंगे और बताएंगे कि आज की क्लास के बाद हम लोग इन बातों की चर्चा करेंगे, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन पहले हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी हमारी कैटेगरी होगी वो 3 मिनट की होगी लगभग। ये आधा मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली 3 मिनट होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी होगी। 3 मिनट में आपको डिस्क्रिप्शन करनी है, डिस्कशन करना है। 3 मिनट में डिस्कशन, और अगले 1 मिनट में जो थर्ड काम होगा वो फिर 1 मिनट का। 3 एक 4 मिनट हुआ, बचा हुआ 1 मिनट जो है इसमें आपको कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन में आपको यही बताना है कि हमारा जो लर्निंग आउटकम था वो अचीव हो गया है। तो लर्निंग आउटकम जो आपने लिखा होगा इंट्रोडक्शन में, आप बताएंगे कि इस सेशन में हमने फाइनली इसको सीखा, इसको सीखा और इसको सीखा। ऐसा करने पे हमारी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीव हो रही हैं। ठीक है, तो दैट इज द कंक्लूजन पार्ट। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो डेमो क्लास है वो काफ़ी बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके नॉलेज के लेवल में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई होगी, और इन इन्फॉर्मेशंस का आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने डेमो क्लास को डिज़ाइन करने में डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे, और इसके कारण आपका डेमो क्लास काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा और आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली जो है वो दूसरों से डिफ़र करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, और जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम लोग कुछ और चर्चाएं जो लाइव क्लास के दौरान हुई थी जो कि ज़रूरी हैं, उनको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद एक और ऐसा वीडियो आएगा जिसमें मैं शॉर्ट क्लास लेके कैसे डेमो क्लास लेंगे उसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। दैट विल इंक्लूड द कंप्लीट पैकेज ऑफ दिस interview guidance. So hoping all the best for all of you. Thank you very much for watching this video. Thank you.